वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अब्बाह तंत्र के बारे में। अब्बाह तंत्र क्या होता है और इस पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे भारत के अब्बाह तंत्र के बारे में। ठीक है, आप सब जानते हैं कि नदियां हैं, नदियां बहती हैं और इन सब के बारे में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इनसे प्रश्न बनते हैं कि इसका मुख्य मार्ग कौन सा होता है, सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये पूछा जाता है और ये सब अब्बाह तंत्र का ही पार्ट होता है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे और फिर एक एक करके हम भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए शुरुआत से अंत तक, और ये ज्योग्राफी का आपका टॉपिक रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्बाह तंत्र होता क्या है? तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अब्बाह कहा जाता है। निश्चित वाहिकाएं मतलब कि जैसे कि जब जल बह रहा है तो किसी निश्चित माध्यम से बहेगा, तो एक निश्चित जगह से जल का बहना अब्बाह कहलाता है और इन वाहिकाओं के जाल को अब्बाह तंत्र कहा जाता है। ये जो वाहिकाएं होती हैं, इनका जो बहना होता है, इसका पूरा जाल जो है उसको अब्बाह तंत्र कहते हैं। जैसे कि अपनी भाषा में आप समझे कि एक नदी बह रही है, मुख्य नदी बह रही है, ये बहती जा रही है, अब इसकी कुछ शाखाएं निकल गई, या फिर कोई और नदी यहाँ से आ रही है, वो आके इसमें मिल गई। तो कुछ एक मुख्य नदी होती है, कुछ उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, इन सभी को आपस में मिलाकर क्या कहा जाता है? अब्बाह तंत्र कहा जाता है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर ही अब्बाह तंत्र का विकास होता है। क्लियर है? तो किसी क्षेत्र का अब्बाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, स्थल की आकृति, वहाँ का ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। इसका तात्पर्य क्या है? जैसे कि नदी कोई है, बह रही है, और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं, तो ये सब किस पर निर्भर करेगा? इनका बहना किस पर निर्भर करेगा? इनकी गति किस पर निर्भर करेगी? तो वहाँ की जो भौगोलिक संरचना है उस पर निर्भर करेगी। चट्टान कैसी है, चट्टान की प्रकृति कैसी है, वहाँ के स्थल की आकृति कैसी है, ढाल कैसा है, ठीक है, और जल की मात्रा कितनी है, जल बहता कैसे है, अवधि क्या है, जल की गति से बह रहा है या फिर थोड़ा सा स्लो बह रहा है। तो ये सब चीज़ें इन्हीं कारणों पर निर्भर करती हैं। इसके बाद मुख्य अब्बाह प्रतिरूप पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है, अरीय प्रतिरूप क्या होता है, तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए इसको पढ़ते हैं। मतलब प्रतिरूप का तात्पर्य इसके प्रकार है। अब जैसे कि कोई नदी बह रही है, इसकी सहायक नदी यहाँ से निकल गई, एक यहाँ से निकल गई, एक यहाँ से ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, तो ये क्या हो गया कुछ, तो ये एक आकृति बन गई। आपको यहाँ से ऐसे दिख रही है एक आकृति। तो इन्हीं आकृतियों की अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। अलग अलग नदियाँ अलग अलग आकृतियाँ बनाती हैं अपने अब्बाह तंत्र में। तो उसी को कहते हैं, जैसे कोई बना लेती है वृक्षाकार आकृति, कोई बना लेती है पंजाकार आकृति, कोई जाली नुमा, तो इन्हीं को अलग अलग नाम दिया जाता है और इसी को इसका प्रतिरूप कहा जाता है। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर वृक्षाकार प्रतिरूप के बारे में। जो अब्बाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, अनुरूप यानी कि दिखना, उसके समान दिखना, पेड़ की शाखाओं के समान दिखे, उसको कहेंगे वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार आकृति उसको कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, उत्तरी मैदान की जो नदियाँ हैं, उत्तरी मैदान की जो नॉर्थ के जो मैदान है, वहाँ की जो नदियाँ हैं वो इस प्रकार की आकृति बनाती हैं। इसके बाद अगला प्रकार दिया गया है अरीय प्रतिरूप का। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अब्बाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। अमरकंटक से अब कौन सी नदियाँ निकलती हैं? अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। तो ये जो नदियाँ हैं ये कैसा प्रतिरूप बनाती हैं? ये अरीय प्रतिरूप बनाती है। इसके बाद अगला दिया गया है, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों, तो इस प्रतिरूप को क्या कहेंगे? जाली नुमा प्रतिरूप कहेंगे। जाली नुमा अब्बाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो एक दूसरे से समानांतर पर बहें और सहायक जो नदियाँ हैं उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो समकोण पर आकर मिले, तो इस आकृति को जाली नुमा आकृति कहेंगे। क्लियर है?
इसके बाद अगला प्रकार है जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या फिर गर्त में विसर्जित हो जाएं, तो ऐसे अभाव प्रतिरूप को अभिकेंद्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या फिर जल संभर कहा जाता है। ठीक है, आप जल विभाजकों के बारे में पढ़ते हैं। तो जब एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उस सीमा को कहा जाता है जल विभाजक या फिर जल संभर। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी और छोटी जो नदियां हैं, नदियां या फिर नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है और जल संभर का आकार छोटा होता है। ठीक है, इससे तो आपको ये क्लियर हो ही गया है कि जो बड़ी नदियां हैं उनका जो जल है, उनके जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाएगा, और जो छोटी नदियां हैं उनके द्वारा नदी या नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाएगा। क्लियर है? इसके बाद भारत का अपवाह तंत्र है। तो यहाँ पर तो हमने एक बेसिक नॉलेज ले ली कि अपवाह तंत्र क्या होता है और उसके प्रतिरूप क्या होते हैं, और कुछ शब्दावलियाँ हमने देखी जो हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो आपके कैसे पूछ सकते हैं? जैसे कि प्रश्न आपको कोई दे दिया नदी तंत्र से संबंधित, उसमें एक दो जो कथन वाले प्रश्न आते हैं उसमें ऐसे कथन दिए जा सकते हैं कि अपवाह द्रोणी क्या है, जल संभर क्या है, परिवर्तित करके दे देंगे, सही नहीं है, ऐसा करके पूछ लेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं भारत के अपवाह तंत्र की। तो एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है, ये आप पहले ही समझ चुके हैं। और इस प्रकार कई जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। नदियों और उसकी सहायक नदियों के द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है। तो जो नेचुरल अपवाह तंत्र है, प्राकृतिक अपवाह तंत्र है, उसका विकास किससे होगा? नदियों और उसकी सहायक नदियों से। अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? अब प्रतिरूप आपने पढ़े तो प्रतिरूप जब अलग अलग बन रहे हैं तो उसकी एक वजह होगी। ठीक है, अलग अलग, जैसे कहीं जाली नुमा संरचना बन गई, कहीं पंजाकार बन गया, कहीं पर वृक्षाकार बन गया। तो ये जो आकृतियां बनी, इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण है चट्टानों का स्वरूप और संरचना, स्थलाकृति ढाल, प्रवाहित जल की मात्रा और प्रवाह की अवधि अथवा समय। ये प्रतिरूप के कारण है कि अलग अलग प्रतिरूप क्यों बनते हैं। उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो अलग आकृति बनाती हैं, दक्षिण भारत का जो अपवाह तंत्र है वो अलग आकृति बनाता है। तो ये इसका कारण है। इसके बाद उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है हिमालय अपवाह तंत्र, मतलब जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं उनका अपवाह तंत्र, जैसे गंगा नदी हो गई। एक होता है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो एक अपवाह तंत्र बनाती हैं। तो दो प्रकार से बांट सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, अंतर के बिंदु, और यहाँ तक कि मेंस में भी ये पूछे जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना करते हैं कि क्या डिफरेंसेस इसमें देखे जा सकते हैं। अगर उद्गम की बात करें तो हिमालय की जो नदियां हैं इनका उद्गम हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत से होता है। ये हिम से बनती हैं, हिम के पिघलने से बनती हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि से इनका उद्गम होता है। प्रवाह प्रवृत्ति कैसी होती है? हिमालय की नदियां 12 मासी होती हैं। इनको या तो पानी हिमनद से मिल जाता है, हिम के पिघलने से मिल जाता है, और बाकी समय में इनको पानी वर्षा के जल से मिल जाता है। तो ये 12 मासी नदियां होती हैं। 12 मासी का तात्पर्य होता है 12 माह, मतलब पूरे 12 के 12 महीनों में इनमें जल रहता है। इसके बाद जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये मौसमी होती हैं। जब वर्षा का मौसम आएगा तभी इनमें पानी ज़्यादातर देखने को मिलेगा। मानसून वर्षा पर ये निर्भर रहेंगी। अपवाह जो है अप्रवाह के प्रकार कैसे होते हैं? तो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती हैं। मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप ये बनाती हैं। पूर्ववर्ती यानी कि पूरब की तरह, आवर्ती हैं, पूरब की तरह बढ़ रही हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये अध्यारोपित हैं, पुनर्नवित नदियां हैं। अरीय और आयताकार प्रारूप बनाती हैं। ये कैसा प्रारूप बनाएंगी? अरीय प्रारूप, आयताकार प्रारूप बनाएंगी। और हिमालय की नदियाँ वृक्षाकार प्रारूप बनाती हैं। इसके बाद नदी की प्रकृति कैसी है? तो हिमालय की नदियाँ काफ़ी ऊपर हिमालय से चली आ रही हैं, तो लंबा मार्ग है। ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ हैं। अभी शीर्ष अपर्दन व नदी अपहरण हो जाता है। मैदानों में जलमार्ग बदलना और विसर्प बनाना इनकी मुख्य विशेषता होती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ
सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग बनाती हैं। तो ये छोटा मार्ग बनाती हैं, निश्चित मार्ग होता है, मार्ग ज़्यादा बदलती नहीं है। जबकि हिमालय की जो नदियां हैं इनका जल मार्ग बदलना इनकी विशेषता होती है और विसर्ग बनाना इनकी विशेषता होती है। एग्जाम में पूछा गया है कि विसर्ग बनाना किन नदियों की विशेषता है, तो हिमालयी नदियों की। जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ी द्रोणी बनाती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी बनाती हैं। नदी की आयु, हिमालय की नदियाँ युवा हैं, क्रियाशील हैं और घाटियों का गहरा कर रही हैं। ठीक है, अब जल कहीं से निकलेगा तो वहाँ पर धीरे धीरे करके क्या बन जाएगा, घाटी बनती जाएगी। तो ये क्या है, क्रियाशील हैं और युवा हैं, तो तेजी से बहती हैं। जब तेजी से बहेंगी तो तेजी से घर्षण होगा और पत्थर तेजी से क्या होगा, घाटियाँ बनेंगी, घिसेगा पत्थर। इसके अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ हैं जो अपने आधार तल तक पहुँची हैं। क्लियर है। तो ये हमने अंतर के बिंदु देखे, क्या अंतर होते हैं प्रायद्वीपीय नदियों में, क्या अंतर होते हैं हिमालयी नदियों में और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनकी विशेषता है, इस चीज़ को देखा। तो विशेषता के आधार पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं और डिफरेंसेस के आधार पर तुलना करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को पढ़ा। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, इसको हम देखने वाले हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे और एक एक करके भारत के नदी तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। मोर अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप यूपी-SSSC के तहत होने वाला कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जूनियर असिस्टेंट का, लेखपाल का, BDO का कोई भी एग्ज़ाम, या फिर आप यूपीपीएससी का BEO का एग्ज़ाम, RO ARO का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं BPSC का, यानी कि बिहार का जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है वो देने वाले हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस क्विज़ लगाना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री प्रैक्टिस क्विज़ वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है यहाँ पर क्विज़ लगाना, तो क्विज़ जाकर लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको यहाँ पर GK GS के साथ ही साथ करंट अफेयर के क्विज़ लगाने को मिल जाएंगे और ये पर डे लगवाए जाते हैं। तो इन क्विज़ को आप लगाकर अपना अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए और डेली क्विज़ लगाइए। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो इन पर कॉल करके आपको जाकर इन्फॉर्मेशन ले लेनी है अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, प्रैक्टिस क्विज से रिलेटेड। यहाँ पर आपको पेड प्रैक्टिस क्विज मिलते हैं हज़ारों की संख्या में, जिससे आपका पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन, ये जो मटेरियल है ये पूरा रिवाइज हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाते हैं आपके एग्ज़ाम के। तो सारे क्विज़ मतलब हर तरह से आपको तैयार करवा दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है, तो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपको पूरा भी मिल सकता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, और आपको इंडिविजुअल भी मिल सकता है। आप चाहे तो स्टडी मटेरियल बस ले सकते हैं किसी एग्ज़ाम का, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस क्विज बस लगा सकते हैं और किसी एग्ज़ाम के लिए आप टेस्ट सीरीज़ बस ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहें, अलग अलग इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं, सारा कुछ आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।